हाय व्यूअर्स, दिस इज़ हमासन व्यूअर्स। हम स्क्रीन प्ले राइटिंग की क्लासेस को पढ़ रहे हैं और व्यूअर्स हम फोर्थ एक्ट को फिनिश कर चुके थे और आज हम इस फोर्थ एक्ट को मुख्तलिफ फिल्मों पे फिट कर देखेंगे और देखेंगे कि ये फोर्थ एक्ट हमारा कैसे इम्प्लीमेंट होता है। तो व्यूअर, इससे पहले कि हम आज का लेक्चर स्टार्ट करें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल और इसे अपने अपने सोशल मीडिया पे आप ज़रूर शेयर भी कीजिए। तो व्यूअर्स, आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। The character implements a doom plan in pursuit of a penultimate goal, and he is faced by a self-inflicted opposition, and when a unthinkable low point occurs, he pulls him together and find a new resolve। तो ये हमारा फोर्थ एक्ट की समरी थी। ये इस समरी को व्यूअर्स हम देखेंगे कि हम 2-3 फिल्मों में करके देखते हैं। जो टाइम के मुताबिक 2 तो हम करते हैं यूजुअली, देखेंगे अगर ज़्यादा टाइम हो तो हम थर्ड भी फिल्म को ही ले लेंगे। लेकिन सबसे पहले हम इसको लगाते हैं हमारी फेवरेट फिल्म हंगर गेम्स पे। हंगर गेम्स में क्या होता है कि कैटनिस जो है वो एक प्लान बनाती है रू के साथ मिलकर। वो जो उसकी फ्रेंड होती है रू, जो बाद में मारी जाती है, अभी हम इसमें इसी एक्ट में इसका जिक्र आएगा, उसके साथ मिलकर कैरियर्स को या जो बाकी कंपैटिटर्स होते हैं उनको मारने का। तो ये एक डूम प्लान वो बना रहे हैं। सो कैटनिस फॉर्म्स एन अलायंस विद रू टू अटैक ऑन द कैरियर। सो दिस इज अ डूम प्लान। अब जब आप एक डूम प्लान करेंगे तो वो बेसिकली आपको क्या फेस करना पड़ेगा उस पर? सेल्फ इन्फ्लिक्टेड ऑपोजिशन, एंड शी नियरली गॉट हर सेल्फ ब्लोन अप। वो जो तकरीबन वो खुद को बिल्कुल जो है वो मारने के करीब आ चुकी होती है। तो ये एक सेल्फ इन्फ्लिक्टेड उसने ऑपोजिशन ली। कब वो ब्लोन अप करने की कोशिश करती है? जब उन्होंने उनकी जो सप्लाईज थी उस पर अटैक करने की कोशिश या उसको ख़त्म करने का। तो आपको वो बिल्कुल जो है वो ब्लो होता है और उसमें वो अपनी उसकी भी जान जो है वो तकरीबन जाने वाली। तो सेल्फ इन्फ्लिक्टेड अपोजिशन उसमें उसको मिली, ब्लोन होने लगी थी। सेल्फ इन्फ्लिक्टेड अपोजिशन थी, लेकिन गोल क्या था कि उनकी सप्लाईज को मार दिया जाए। तो ये उसका पेनल्टीमेट गोल था। बट व्हेन रू इज ट्रैप्ड इन अ नेट एंड इज बीन किल्ड बाय वन ऑफ द कैरियर्स, तो वो कैरियर्स ने रू को मारा। तो वो एक लो पॉइंट उस वक्त हमारे कैरेक्टर के पास था, जो सब कुछ ख़त्म हो चुका था। पीटा वैसे भी नहीं था और रू जो उसकी फ्रेंड थी वो भी मारी जा चुकी थी। तो शी इज़ ऑन द लो पॉइंट। तो फिर गेम मेकर्स ने एक नया रूल, जो फर्स्ट टाइम उनकी ये हंगर गेम्स की हिस्ट्री में एक नया रूल उन्होंने जो है बनाया कि अब पीटा और कैटनिस जो है वो मिलकर ये गेम को विन कर सकते हैं। हालांकि पहले ऐसा नहीं था, पहले वन हैज़ टू विन। लेकिन उनकी लव केमिस्ट्री को देखते हुए, इंटरेस्ट को कि लोग बहुत इंटरेस्ट लेना शुरू हो गए, तो उन्होंने ये नहीं चाहा कि उनमें से एक मरे। वो चाह रहे थे कि दोनों ट्रायम्फ हो। तो फिर उन्होंने वो रूल चेंज किया। तो इसको हम कहते हैं ये न्यू फाउंड रिजॉल्व आ गया उसका। तो इस तरीके से ये हमारा जो है ये फोर्थ एक्ट की जो समरी है वो हमने फिल्म हंगर गेम्स पे लगाई। अब इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप के हम ये क्या कहना चाह रहे हैं। तो व्यूअर्स, डूम प्लान क्या होता है कि मोमेंट ऑफ ट्रुथ पे जब करेक्टर जो है ये कमिटमेंट करता है कि उसने फाइट करना है, तो वो एक डूम प्लान बनाता है, जो ये ऐसा प्लान बनाता है जिसने फेल होना ही होना है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। जब आप फिल्म में स्क्रीन पे में लिख रहे होंगे तो ये मैं आपको मोस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द हॉलीवुड फिल्म्स और बॉलीवुड फिल्म्स को भी आप कह सकते हैं, क्योंकि बॉलीवुड फिल्म भी जो हैं वो ज़्यादा हॉलीवुड को कॉपी करती हैं। तो हमारे चूँकि सीक्वेंस टूट जाते हैं, हम बहुत ज़्यादा जो अपने कल्चरल मसलों में पड़ जाते हैं, लिहाजा हमें बड़ी प्रॉब्लम आती है इसको करने में। लेकिन यूजुअली जब आप ट्रुथ मूवमेंट पे एक चीज़ को समझ जाते हैं तो आपका जो अगला प्लान होता है वो फेल होता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में यूं ही आपको लेकर चलना है, चूँकि अगर आपने उसको फिर क्लाइमेक्स तक लेकर जाना है। तो इस केस में भी तो डूम प्लान की मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर वो जो प्लान बनाएगा करेक्टर वो फेल होगा, या अगर वो फेल नहीं भी होता तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो इतने ग्रेव होंगे कि उसको करेक्टर पहले जगह पे समझ ही नहीं पाएगा। तो इस लिहाज से ये एक डूम प्लान की डेफिनेशन होती है। और फिर पेनल्टीमेट गोल क्या होता है? पेनल्टीमेट गोल होता है कि आपके जो मेन गोल है उससे एक कदम पीछे है। तो ये एक पेनल्टीमेट गोल होता है, लेकिन ये वो ओरिजिनल गोल तो नहीं होता, लेकिन कम से कम करेक्टर को
अंदाज़ा हो जाता है जब इसकी तरफ वो जा रहा होता है कि उसको अब क्या करना है। जब वो पेन अल्टीमेट गोल को मीट कर लेता है तो उसको अंदाज़ा हो जाता है कि अब बेसिकली उसको क्या करना है कि वो इस कन्फ्लिक्ट को हमेशा के लिए ख़त्म कर दे। और सेल्फ इन्फ्लिक्टेड ऑपोजिशन में तो ये डेफिनेटली कि जब वो प्लान करता है कि मैंने जाके एंटागनिस्ट फोर्सेस को ख़त्म करना है तो वो बेसिकली प्राइमरी टारगेट बन जाता है, प्राइमरी टारगेट बन जाता है ऑपोजिशन का। तो ये हमारा सेल्फ इन्फ्लिक्टेड ऑपोजिशन, ये 2-3 बीच में पॉइंट मैं अगर बता दूं। अब हम देखते हैं जो हमने हंगर गेम्स के जो स्टेप्स देखे हैं उसको हम ज़रा इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो डूम प्लान में कैटनिस एंड रू प्लान्स टू अटैक दी कैरियर्स बाय डिस्ट्रॉइंग देयर फूड सप्लाईज। हमें पता है ये उसका प्लान था कि हम फूड सप्लाई को तोड़ेंगे तो हम विन कर जाएंगे गेम। अब हमने ये कहा था कि कई जगह डूम प्लान आपका जो है वो कामयाब भी हो जाता है। जैसे कि इस केस में ये जब प्लान करते हैं रूअर्स का कि हम फूड सप्लाईज को कैरियर्स की को ख़त्म डिस्ट्रॉय कर देंगे तो वो डिस्ट्रॉय करने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन उनके इस प्लान की वजह से रू को कैरियर्स कैप्चर कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं और उसको मार देते हैं। अब बात यह है ये डूम प्लान था उनका कि कैरियर्स को कि फूड सप्लाई को मार देंगे तो कैरियर्स जो है कुछ दिनों में खुद ही मार जाएंगे जंगल के अंदर, उनको जब खाना नहीं मिलेगा। लेकिन उन्होंने ये प्लान नहीं किया हुआ था कि इसमें रू या खुद कैटनिस मारी जाएगी, वो तो प्लान कर पड़ा। लेकिन हुआ क्या कि कामयाबी तो उन्हें प्लान में मिल गई, लेकिन उसकी फ्रेंड रू मर गई, लिहाजा ये प्लान डूम्ड हो गया। और यही अल्टीमेट गोल भी था कि जो कैरियर्स ने जो फूड सप्लाईज होल्ड करके रखी हुई थी, संभाल कर रखी हुई थी, तो उनको डिस्ट्रॉय करना उनका अल्टीमेट गोल था, पेन अल्टीमेट गोल था। अब सेल्फ इन्फ्लिक्टेड ऑपोजिशन में यही हुआ कि जब उसने देखा कि वहाँ पर सारी माइंस लगी हुई हैं, यानी कि कैरियर्स ने उसको इतनी आसानी से रखा, वो उन्होंने माइंस रखी हुई थी। जब उनको पता लगा कि माइंस है तो फिर उसका वही एरो काम आया, तो उसने वो एप्पल को मारा, एप्पल गिरकर फिर वो जो है सारी फूड्स माइंस पर जब गिरा तो वो सारी फूड सप्लाईज जो हैं वो ख़त्म होगी, डिस्ट्रॉय होगी। लेकिन वो ख़ुद भी नियरली बची। और आपने देखा कि रू मारी गई तो प्लान तो था सेल्फ इन्फ्लिक्टेड, ये हमने अपोजिशन भी अपने ज़िम्मे ले ली। वो यानी कि सेल्फ इन्फ्लिक्टेड थी ना, मैं फूड सप्लाई को ना डिस्ट्रॉय करता तो रू ना मारी जाती। लेकिन चूँकि मेरे एक प्लान ने किया, रू पकड़ी गई। अब देखना ही है कि एक लिहाज से उस गेम में बचना ही की बंदे ने था, तो रू जो है वो मर गई। ठीक है, तो वो ये सोच सकती है, मतलब वो उसका प्लान तो ये नहीं था, डूम तो हो गया। लेकिन एक तरह से हम ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो रू का मरना शायद एक नई आस बन गई उसके लिए, चूँकि एक और कैरियर आपका ख़त्म। अगर आपने विन करना है गेम को तो यू हैव टू विन अलोन। अब तक वो बाद में जो हमारे गेम मेकर्स होते हैं उसको चेंज कर देते हैं कि 2 पीटा और कैटनिस मिलकर विन कर सकते हैं। तो यहाँ तक अगर हम एज ए ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर हम समझें कि यार रू बचेगी या कैटनिस बचेगी, क्योंकि एक बंदे ने ही सर्वाइव करना है, तो रू का मरना जो है ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो बड़ा अच्छा हो गया। लेकिन ये एक डूम प्लान था कि जिसमें वो अपनी फ्रेंड से हाथ धो बैठी। तो फिर उसके बाद टर्निंग पॉइंट कैटलिस्ट आ जाता है, जो कि हमारा लो पॉइंट होता है। और लो पॉइंट में मैंने आपको यही कहा कि आप जो एक प्लान बनाया उसके अगेंस्ट एक अनथिंकेबल इवेंट आ जाता है, जो कि जिसके बाद आप एक लो पॉइंट पर आ जाते हैं। जैसे कि हमारे कैटनिस के केस में रू को नेट में ट्रैप हो जाती है और कैरियर उसको मार देते हैं। तो ये एक अनथिंकेबल इवेंट था जो कि उनकी ज़िंदगी में आया। ये उन्होंने जो प्लान बनाया था उसमें उन्होंने नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। लेकिन रू मर जाती है। तो अब कैटनिस जो है बज़ाहिर अकेली है, तो वो दिखाते हैं वो फॉग के अंदर वो जा रही है और सोच रही है कि अब मैं कैसे प्रोसीड करूं। और वो ये रियलाइज़ कर रही है कि उसने अब तक जो भी किया है ज़िंदगी में फेल हो चुका है। तो जब लो पॉइंट अगर होता तो फिर समथिंग हैपन्स एंड वो अपने आप को रीडिस्कवर करने की कोशिश करता है और देखता है कि उससे कहाँ पे गलतियाँ हुई हैं। तो वो बेसिकली अपने रिजॉल्व को रीडिस्कवर करता है। जो रिजॉल्व पहले न्यू फाउंड हुआ था उसको रीडिस्कवर करेगा और फिर उसके बाद एक डिसीजन लेगा कि अब उसने एंटागनिस्ट की तमाम फोर्सेस को हर हाल में
स्टॉप कर देना। फिर वहाँ पर वो मोमेंट आता है कि जहाँ पर अनाउंसर ये अनाउंस करते हैं कि पीटा अलाइव है। ये अब कैटनिस को पता चलता है कि पीटा भी अलाइव है, और ये नहीं कि इनमें से अब कोई एक विन करेगा, ये दोनों मिलकर भी गेम को विन कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक न्यू जो फाउंड रिजॉल्व था वो रीडिस्कवर हो गया। तो ये बेसिकली एक न्यू फाउंड रिजॉल्व आ गया आपके पास। तो व्यूअर, ये हमारी एग्जाम्पल थी जो हंगर गेम्स है। अब हम इसको टाइटैनिक में देखते हैं। तो व्यूअर्स, टाइटैनिक में जो रोज होती है वो जैक के साथ भागने का इरादा करती है। तो ये उनका एक डूम प्लान था। क्यों? सेल्फ इन्फ्लिक्टेड अपोजिशन ये थी कि अगेंस्ट सी, जो कि और अगेंस्ट टूटे हुए शिप में आप भागने की बात कर रहे हैं। तो ये एक हम कह सकते हैं सेल्फ इन्फ्लिक्टेड अपोजिशन। और अब ये देखें कि उसका प्लान क्या था। लेकिन यहाँ पर ये जो उसने प्लान बनाया था, इसका बेसिकली ये जो उसने प्लान बनाया था, इसका प्लान अल्टीमेट गोल क्या था कि मैं नीचे जाके जहाँ जैक डिटेंशन में है वहाँ से जाके उसको छुड़ा लूँ। अब अगर आप देखें तो शिप सिंक कर रही है, उसने प्लान बनाया कि मैं जैक के साथ भाग जाऊंगी, ये बिल्कुल सेल्फ इन्फ्लिक्टेड अपोजिशन। और फिर उसका गोल ये है कि वो जैक को छुड़ा ले। लेकिन जब लाइव बोट्स में ये पता चलता है कि सिर्फ लाइव बोट्स औरतों को, यानी वुमेन को, ठीक है, लड़कियों को, सिर्फ औरतों को लेकर जो है वो उतर रही है नीचे समंदर में, तो जैक रोज को कहता है कि तुम जाओ। ठीक है, ये एक लो पॉइंट है को ना, रोज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये तो बहुत ही लो पॉइंट है। मतलब जैक के से भी है लेकिन रोज से भी है, क्योंकि रोज ने इतना कुछ लड़ा है उसके लिए। तो अब वो जब बिछड़ रही है, उसको पता है कि अब जैक से उसकी मुलाकात नहीं होनी, तो एक वो लो पॉइंट पर आ गई है। और फिर क्या होता है, एकदम चेंज ऑफ हार्ट होता है। और शिप वो जो बोट होती है नीचे उतर रही होती है, और जब वो नीचे उतर रही होती है तो वो जंप लगा के नीचे वाले डेक पर आ जाती है और जैक से आके मिल जाती है। और इस तरीके से वो उससे जब मिल जाती है तो उसका ये न्यू फाउंड रिजॉल्व हो गया। तो व्यूअर्स, टाइटैनिक को अब हम थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं। तो अब प्लान बनाया कि रोज़ जो है नीचे डिटेंशन डेक पे जा रही है, जहाँ पे जो है हमारा जैक जो है जिसको बंद किया हुआ है, तो वो उधर जाती है। ये डूम प्लान क्या है कि वो जैक के पास जाती है, थोड़ा समझने की बात है। जैक के पास जाती है और उसको वहाँ से मतलब छुड़वा लेती है। लेकिन अब मसला ये है, प्लान तो उसने जैक को, गोल तो ये था बचा लिया, कहाँ तक, उस डेक से निकाल लिया। अब कोई लाइफ बोट उन दोनों के लिए नहीं है कि वो स्केप कर जाएं वहाँ से। लिहाजा यहाँ पे आप ये ध्यान में रखें फिल्म देखते हुए कि हमें पता है कि जैक ने मर जाना है। अब इस पॉइंट पर नहीं पता एज ऑडियंस को, लेकिन अब आपने एक फ़िल्म देख ली तो इस बात को समझाने के लिए थोड़ा ये ज़रा जोर लगाएं कि जैक ने तो एंड में मर भी जाना है। तो बेसिकली वो क्या कर रही है, बेसिकली वो कुछ और ज़िंदगी के मोमेंट्स उसको दे रही है और जैक को बचा नहीं पाई, लिहाजा ये फेल है, ये प्लान फेल्ड हो गया है। ओके, यू गेट माई पॉइंट। ये डूम प्लान था और पहला अल्टीमेट गोल था, वो कामयाब भी उसमें हुई कि उसने जाके जैक को नीचे डिटेंशन जो डेक था वहाँ से, रूम था वहाँ से उसको निकाल लिया अगेंस्ट दैट, वो जो पानी सारा था, बाउल्स ऑफ वाटर। लेकिन यह है कि वो उसको बचा लेती है उस मोमेंट तक। उसको मैंने कहा ज़रूरी नहीं कि डूम प्लान के प्लान फेल हों, वो कुछ मोमेंटरीली कामयाब होते हैं, लेकिन उसके आगे कॉन्सिक्वेंसेस का उन्हें पता नहीं होता। तो फिर सेल्फ इन्फ्लिक्टेड अपोजिशन इस केस में क्या है कि ये देखें कि रोज ने खुद वो हासिल की सेल्फ इन्फ्लिक्टेड अपोजिशन यही होती है ना कि आप एंटागनिज्म की तमाम फोर्सेस के अगेंस्ट को फेस करते हैं और फिर वहाँ से आपको एक मसला पेश आता है, वो आप खुद ले रहे होते हैं सारी अपोजिशन। और इस केस में भी आप रोज़ को देखा तो वो अगर चाहती तो वो छोटी बोट से उतर के अपने आप को बचा सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो जंप करके दोबारा सिंकिंग शिप में आ जाती है। अब इसका मतलब कि जो भी वो अपोजिशन ले रही है उसने खुद हासिल की है कि मुझे मारो, ठीक है ना, मैं डूबूंगी, ठीक है ना। हालांकि वो बच सकती थी बड़े आराम से, लेकिन नहीं होता ऐसा। तो लो पॉइंट में व्यूअर्स क्या होता है कि अगर आप देखें तो जो कैल होता है वो बेसिकली रोज़ को बचाना चाह रही है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू है। तो उसको पता है कि उसकी बात नहीं मानेगी, तो वो उसको जैक का सहारा लेके का ऑफर देता है। वो कहता है कि तुम औरतें इधर से जब उतर रही होगी तो मैंने एक बोट का और
पीछे इंतज़ाम कर दिया है, तो उसमें मैं यानी कि कैल और जैक आ जाएंगे। लिहाजा ये मैंने अरेंजमेंट कर लिया हुआ, तुम फिक्र ना करो, हम मिल लेंगे आपस में बाद में। तो रोज़ हालांकि सैड होती है, इसलिए सैड कि वो कैल की कोई ऑफ़र नहीं लेना चाह रही थी, लेकिन जब जैक के बचने का मसला होता है तो वो मान जाती है। लेकिन जब वो नीचे उतर रही होती है बोट में, तो कैल जैक को कहता है कि बेशक कि मैंने बोट का इंतज़ाम किया हुआ, लेकिन उसमें तुम नहीं बैठने वाले और तुमको मैं बचा के लेके जाने वाला नहीं हूँ, ठीक है। तो ये एक लो पॉइंट है। अब व्यूअर्स, न्यू फाउंड रिजॉल्व में अगर आप देखो, जब उसको पता लगता है तो वो अपने हार्ट को चेंज करके दोबारा शिप के अंदर जंप कर देती है और दोनों फिर वो भागते हुए एक दूसरे से मिल जाते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखें मिररिंग हुई है। क्या वो कहती है, मतलब यहाँ पर डिसाइड करते हैं ना, वो उसको नहीं छोड़ सकती, तो उसे कहती है इफ़ ही जंप्स शी जंप्स। तो याद है कि डिलेमा पे जैक ने ये बात कही थी, इफ़ ही जंप्स ही विल जंप। तो यहाँ पर वो पे ऑफ हो रहा है, तो ये मिररिंग हो गई है दूसरे लफ्ज़ों में। तो ये एक न्यू फाउंड रिजॉल्व है। तो इसका मतलब है कि ये जो न्यू फाउंड रिजॉल्व है उसमें ये है कि अब उन दोनों के प्यार में या उन दोनों के दरमियान में अब कोई दूसरा, कोई एंटेगनिस्ट नहीं आ सकता। तो व्यूअर्स, ये हमारी दो फिल्मों को हमने, दो पिक्चर्स को हमने फोर्थ एक्ट पर इम्प्लीमेंट करके बताया है। और व्यूअर्स, इससे आप सीख सकते हैं चीज़ों को। और ये मैंने आपको बताया है कि ये जो हॉलीवुड के स्ट्रक्चर हैं, जो मशहूर फिल्में हैं, फेमस फिल्में, उनमें से ये स्ट्रक्चर निकाला गया है। तो व्यूअर्स, इस तरह की और कई फिल्में हैं जिन पर पूरा स्ट्रक्चर बैठता है। तो व्यूअर्स, अगर आप अपना कोई स्क्रिप्ट लिख रहे हैं तो आप इस पर भी इसको डेवलप कर सकते हैं। एनी हाउ व्यूअर्स, आज के लेक्चर के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट में हम 5th एक्ट को स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं बहुत जल्द नए लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।